देखो पहला क्वेश्चन जो पहला टॉपिक मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना ये। इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन दिखाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसका मतलब है कि इनमें से जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है एम्प्लॉयबिलिटी के अंतर स्किल के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहला है गुड इंटरव्यू स्किल, आपको अच्छा इंटरव्यू देने आना चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है कि नहीं, अगर अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे तभी आप बढ़िया नौकरी मिल सकती है आपको। दूसरा है गुड कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी बात दूसरे को अच्छे से समझा पा रहे हो, ये भी गुड होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आ जाएगा ये भी। डिजिटल स्किल, आपको मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर ये सब चलाने आना चाहिए, तो ये भी होना ही चाहिए। तो ये तीनों के तीनों जो हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत ही आएंगे, इसलिए ऑप्शन डी दिया हुआ है सही है, ठीक है। समझ में आ गया। अब दूसरा है एन एम्प्लॉय इज समवन हु, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, एक कर्मचारी कौन होता है, हु कौन होता है, तो उसके बारे में दिया है कि गोज टू स्कूल टू स्टडी, कर्मचारी स्कूल पढ़ने जाता है, नहीं। दूसरा है ट्रेवलिंग एंड शॉपिंग, कर्मचारी घूमता है और खरीदारी करता है। तीसरा क्या है, वर्क्स फॉर ए सैलरी, है ना। और चौथा दिया है गो टू प्ले, खेलने जाता है। तो कर्मचारी वो होता है जो सैलरी के लिए काम करता है, यानी ऑप्शन सी सही है इसमें से, ठीक है। अगला है विच आर टू स्किल नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ, अगर आपके करियर में ग्रोथ पाना है तो इसमें से कौन सी दो स्किल आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहला क्या है, वॉचिंग टीवी एंड मेकिंग फ्रेंड्स, टीवी खूब देखो और दोस्त बनाओ, इससे होगा नहीं होगा। दूसरा है ट्रेवलिंग एंड शॉपिंग, घूमो और खरीदारी करो, इससे करियर ग्रोथ होगा नहीं होगा। तीसरा है प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड कुकिंग स्किल, खूब बैठ करके गेम खेलो वीडियो गेम और खाना पकाओ, उससे करियर ग्रोथ मिलेगी क्या, किससे हो सकता है, कुकिंग में हो सकता है। अब ड्राफ्टमैन की ट्रेड होके कुकिंग करोगे, तो भाई अगर कैरियर ग्रोथ हमें बनाना है, जिस फील्ड में बनाना है वो हमें होना चाहिए, है ना। तो ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ है तो यहाँ के एस्पेक्ट में हम कुकिंग हमारे लिए कोई कैरियर ग्रोथ वाला चीज नहीं है ना। तो अगला दिया है टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये होना चाहिए। टेक्निकल स्किल क्या होता है, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, ये टेक्निकल स्किल कहलाते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, नौकरी पाने के लिए जो एक सब्जेक्ट हमें अलग से पढ़ाया जा रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वो। तो ये दोनों ही हमें, अगर हम दोनों में ग्रोथ करेंगे तो हमारा करियर ग्रोथ जो है अच्छा होगा, ये दोनों चीज़ें हमें अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है। तो फिरोज, टीवी देखो और दोस्त बनाओ, तुम्हें कैरियर ग्रोथ मिल जाएगा, है नहीं मिलेगा। कैरियर ग्रोथ किससे मिलेगा, हमारा टेक्निकल स्किल मजबूत होना चाहिए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मजबूत होनी चाहिए, तब हम जाके आगे कुछ बेहतर कर पाएंगे, चाहे हमारा व्यापार हो, व्यापार में भी, चाहे अगर कोई हम अपना नौकरी करना चाहें उसमें भी, ठीक है। अगला है कि गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क, ही इज ए, गोपी एक लड़का है जो हमेशा तैयार रहता है किस चीज़ के लिए, सीखने के लिए और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वो किस माइंडसेट का लड़का है ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहला दिया है फिक्स माइंडसेट, नहीं होगा। फिक्स माइंडसेट आगे के लिए नहीं सोचता है, जिसका माइंड ही फिक्स है, यार मुझे तो इतना ही आता है, इतने में मैं 30 मार्क का हूँ, तो वो फिक्स माइंडसेट है, आगे कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट से आपका ग्रोथ नहीं होने वाला है, सर्टिफिकेट से आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो सर्टिफिकेट भी नहीं है। तीसरा है ग्रोथ माइंडसेट, हमारा माइंडसेट जो है वो ग्रोथ वाला है, हम विकासशील मानसिकता के हैं, हम हमारा सोचने का जो नज़रिया वो है कि हम ग्रोथ करने वाले हैं, तब हम ये चीज़ कर पाएंगे, नई चीज़ें सीख पाएंगे और अपना ग्रोथ कर पाएंगे, अगर ग्रोथ वाला माइंडसेट है तो ठीक है। मार्कशीट से भी कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है, मार्कशीट तो भाई कोई कैसे भी नंबर ला सकता है, कोई चोरी करके भी नंबर ला सकता है, कोई नकल मार के भी ला सकता है। तो मार्कशीट कोई माइंडसेट नहीं हमें बता सकता है कि अगर
90% कोई लेकर के आया है तो वो ग्रोथ माइंडसेट का है, जिसके अंदर ये इच्छा है कि मुझे कुछ सीखना है और मुझे ग्रोथ करना है। अगर इस माइंडसेट का व्यक्ति है तो वो आगे बढ़ सकता है। बाकी आपके पास दुनिया भर के सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट हैं, तो इन सब चीज़ों से अड़ियल स्वभाव के हो कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको ग्रोथ माइंडसेट का होना पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। अगला है व्हाट आर द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होते हैं? स्किल यूज्ड ओनली इन स्पोर्ट्स होगा, खेल में जो स्किल यूज होते हैं वो स्किल होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। स्किल नीडेड टू बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड, वो स्किल वो क्षमताएं जो हमें सक्सेसफुली जो है नौकरी दिलाने में या उद्यम करने में सक्सेस बनाती हैं, वही वाली जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहलाएंगी। यानी बी इसका ऑप्शन सही है। सी देखो लिखा है स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन तो आता ही है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत, लेकिन संपूर्ण नहीं है, एक पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है। लेकिन इन सब स्किल का क्या मेन यूज क्या होता है कि हम एम्प्लॉय होना चाहते हैं, चाहे अपने उद्यम में एम्प्लॉय हो जाए, चाहे हम किसी इंडस्ट्री में या कहीं पर अगर हम अपने आप को एम्प्लॉय कर पाते हैं तो हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो अच्छी है। ठीक है। और लास्ट है स्किल फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। गेम खेलोगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में काम आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले वो पढ़े। ठीक है। अब अगला जो है लर्निंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑनलाइन, ये टॉपिक था। इसमें हम देखेंगे पहला लिखा हुआ व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट्स कॉल्ड। अगर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्लासरूम लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, ई लर्निंग या डिजिटल मार्केटिंग? कौन सा सही है? ई लर्निंग। इंटरनेट लर्निंग जो होती है, ऑनलाइन लर्निंग होती है, उसको ई लर्निंग बोलते हैं। ठीक है। अगला है विच ऑफ दीज इज एन एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ने का क्या फायदा है, इनमें से बताना है हमें। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, हाँ ये सही लग रहा है। दूसरा है मेक्स फ्रेंड विद क्लासमेट्स, क्लास ही नहीं रहेगी तो क्लासमेट फ्रेंड बनने की कोई संभावना है ही नहीं। नो नीड टू स्टडी, ये तो गलत है। ऑनलाइन जब तक पढ़ोगे नहीं तो फिर पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। हैव शॉर्टर क्लासेस, ये भी गलत है। ऑनलाइन तो आप छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा कोई सी भी क्लास ले सकते हैं, जरूरी नहीं शॉर्टर क्लास ही लें, है ना। तो इसमें से पहला ही सही है कि लर्न एनी टाइम एनीवेयर, ऑनलाइन कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑनलाइन। ये हो गया ना, ये तो हो गया लर्न एनी टाइम एनीवेयर, है ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन ई लर्निंग पोर्टल। इसमें से कौन सा पोर्टल है जो ई लर्निंग की सुविधा प्रोवाइड कराता है, जिसपे हम ई लर्निंग कर सकते हैं? असीम, भारत स्किल्स, नेक्स्ट पोर्टल, नेटफ्लिक्स। हाँ हाँ, नेटफ्लिक्स पे आपको पढ़ाई वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, मूवी मिलेंगी, ड्रामा मिलेगा, धारावाहिक देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स तो पता ही है सबको। असीम में भी नहीं है। नेप्स पोर्टल अप्रेंटिसशिप वालों के लिए होता है, आईटीआई कर चुके होते हैं उनके लिए होता है नेप्स पोर्टल, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए। और भारत स्किल पोर्टल जो है ये ई लर्निंग के लिए आईटीआई वालों के लिए यूज होता है। हाँ, थ्योरी पढ़ना हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना हो, प्रैक्टिकल पढ़ना हो, सारी चीज़ें हमें जो है यहाँ पे भारत स्किल पोर्टल पे मिल जाता है। तो विच ऑफ दीज एन ई लर्निंग पोर्टल? भारत स्किल पोर्टल। ठीक है। अगला है राम वर्क्स एज ए फिटर इन ए कंपनी। राम जो है फिटर की तरह जो है कंपनी में काम कर रहा है, उसका फिटर ट्रेड रहा होगा, तो नौकरी जो मिली उसको फिटर की मिली है। ही वांट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हिज फ्री टाइम। वो चाहता है कि जो उसका टेक्निकल स्किल है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो इम्प्रूव कर पाए अपने काम करने के बाद, फ्री टाइम में वो अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करना चाहता है। तो उसे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए?
पहला है प्ले स्पोर्ट, खेलना चाहिए उसको। दूसरा है वॉच न्यूज़, समाचार देखना चाहिए उसको। तीसरा है फाइंड कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाँ, अगर उसको इम्प्रूव करना है तो उसे कोई कोर्स लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा, चाहे टेक्निकल स्किल हो चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो। तो ये सी वाला ऑप्शन सही समझ में आ रहा है कि उसको कोई कोर्स सर्च करना चाहिए जिसमें इम्प्रूव करना चाह रहा है, और चाहे वो ऑनलाइन मिल जाए चाहे ऑफलाइन मिल जाए फ्री टाइम में। और चौथा ऑप्शन है क्विट जॉब, जॉब ही छोड़ देनी चाहिए। जॉब छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। वो फ्री टाइम में सीखे, जॉब करते रहे, क्योंकि जॉब जो कर रहा है वहाँ पर भी तो उसको टेक्निकल नॉलेज मिल ही रहा है ना, कुछ सीख ही रहा है वहाँ पे, तो जॉब नहीं छोड़ देना चाहिए। अगला है जीना wants to enroll for an e-learning course. The most important thing she need is a। जीना एक लड़की है, जीना वो सीढ़ी वाली जीना नहीं है, ये जीना लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये एक ई लर्निंग कोर्स में पढ़ाई करना चाह रही है, तो उसको इनरोल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? बुक की ज़रूरत पड़ेगी, पेन की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, लाइब्रेरी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहा है तो या तो उसके पास मोबाइल फ़ोन हो या तो कंप्यूटर हो, उसी से उसे मिल पाएगा। लाइब्रेरी कार्ड से ऑनलाइन कोर्स तो नहीं मिलने वाला है, और बुक से, पेन से, इनसे नहीं मिलेगा, तो उसको मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से भी ले सकता है, ठीक है। तो समझदार हो तुम लोग काफ़ी। अगला, ये दो टॉपिक हमने क्लियर किया। अब तीसरा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ वर्क, वही जो 21वीं सेंचुरी का हम पढ़ रहे थे नहीं टॉपिक, वही वाला है फ्यूचर ऑफ वर्क, कि हमारा जो काम है उसका फ्यूचर क्या है, इसको वो सारी चीज़ें पूछा जा रहा है इसमें। तो लिख के आ रहा, पहला क्वेश्चन है कि इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, ठीक है, डैश 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 हैव बीकम ये बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब्स। कौन सी ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट, स्किल की बेसिक रिक्वायरमेंट है जो लगभग लगभग सभी जॉब में ज़रूरत होती है? ऐसा कौन सा स्किल है जो लगभग सभी जॉब में बेसिक वो स्किल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है? बताओ कौन सा जॉब हो सकता है वो? डिजिटल, कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, उसी को डिजिटल बोला जा रहा है। मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जो हम चला पाते हैं उसको बोला जा रहा है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, एक्टिंग स्किल, डिजिटल स्किल, पेंटिंग स्किल, डांसिंग स्किल। तो डांस करने से या पेंटिंग करने से या एक्टिंग करने से आपको नहीं मिलेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? डिजिटल स्किल होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश jobs help to reduce pollution, preserve the environment and the planet। वो कौन से जॉब होते हैं जो प्रदूषण कम करते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं और ग्रह को बचाते हैं? कौन सा ऐसा जॉब है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ग्रीन, पार्ट टाइम। तो जो हमारे इन्वायरमेंट को बचाते हैं या हमारे पर्यावरण को बचाते हैं या हमारे पॉल्यूशन को कम करते हैं, उनको ग्रीन बोला जाता है। ग्रीन, जिनसे पॉल्यूशन कम हो। जैसे कोई एनर्जी है, जैसे पेट्रोल डीजल है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई, तो पेट्रोल डीजल से क्या धुआं वगैरह निकलता था, है ना, जबकि इलेक्ट्रिकल बस से कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता है। तो जो इलेक्ट्रिकल वाली एनर्जी, वो भी एनर्जी ही है, पेट्रोल डीजल भी एनर्जी है, लेकिन इसको ग्रीन एनर्जी बोला जाता है, क्योंकि उससे किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है। पॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारा इन्वायरमेंट साफ रहेगा और हमारा ग्रह स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, जीवित रहने लायक रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो इसमें सहायक होती हैं वो ग्रीन उनके आगे लगा होता है। तो ये जॉब क्या कहलाएंगी? ग्रीन जॉब्स कहलाएंगी। हाँ, सॉफ्टवेयर में क्या? सॉफ्टवेयर कोई जॉब थोड़ी है, जॉब बोला जा रहा है, जॉब। वो कौन सा जॉब है जो इन सब चीज़ों से हमें सेव करती है?
तो सॉफ्टवेयर कोई जॉब थोड़ी है, वो तो एप्लीकेशन है एक, है ना। और हार्डवेयर भी कोई जॉब नहीं है, हार्डवेयर भी तो पार्ट है, किसी मशीन का पार्ट ही तो होता है। जॉब का मतलब क्या होता है, सेवा, सर्विस, है ना। जैसे हम कोयले के खदान में काम कर रहे हैं, तो वो जो जॉब है वो ग्रीन जॉब्स नहीं कहलाएंगी। अगर हम सोलर सिस्टम वाली कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो ग्रीन जॉब्स में आएंगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वो सारे जॉब्स जिनसे हमारे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, पॉल्यूशन कम होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ग्रीन जॉब्स कहलाएंगे। अगला है ग्रीन जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ग्रीन जॉब्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्यों, दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, दे हार्म द इन्वायरमेंट। मतलब पहला है कि क्या वो मतलब पर्यावरण को बचाते हैं, दूसरा है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तीसरा है पे मोर मनी, उनसे ज़्यादा पैसा मिलता है ग्रीन जॉब से, चौथा है दे रिक्वायर नो स्किल, उनको करने के लिए हमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है, दे प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वो पर्यावरण की रक्षा होती है उनसे, ग्रीन जॉब्स से, ठीक है। कोई भी जॉब हो आपको स्किल तो सीखनी ही पड़ेगी, तो वो वाला ऑप्शन तो गलत है कि भाई दे रिक्वायर नो स्किल, स्किल की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। दे पे मोर मनी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन जॉब्स करेंगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा ही रहेगी। और ये भी ज़रूरी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है कि हार्म द एनवायरनमेंट, ग्रीन जॉब्स जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, ये तो गलत ही है, यही वाला सही है। द दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, वह पर्यावरण को रक्षा करती हैं पर्यावरण की। देखो ये गीता है, गीता हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, गीता ने जस्ट अभी अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है, एजुकेशन। सी ज्वाइंड ए बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर, उसने कोर्स कंप्लीट हो गया, अब वो बेसिक इंग्लिश कोर्स सीख रही है, तो इससे क्या इम्प्रूव होगा उसके अंदर, अगर इंग्लिश सीख रही है तो। पहला ऑप्शन है टेक्निकल स्किल उसका इम्प्रूव हो जाएगा, दूसरा डिजिटल स्किल इसका इम्प्रूव हो जाएगा, तीसरा कम्युनिकेशन स्किल इसका इम्प्रूव हो जाएगा, चौथा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को सुलझाने वाली क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। अंग्रेजी का कोर्स करने से क्या होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छी हो जाएगी। जब भाई अंग्रेजी आएगा तभी तो अंग्रेजी में वो लोगों से बातचीत कर पाएगी, अपनी बात दूसरों को पहुंचा पाएगी और दूसरों की बात अपने समझ पाएगी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि कम्युनिकेशन स्किल जो उसका है इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, राम जो है अपना बिजनेस करना चाह रहा है, ठीक है, चाहता है। ही इज कंसिडरिंग टू ऑप्शन, वो दो ऑप्शन है उसके पास, बिजनेस करना चाह रहा है, उसके पास दो ऑप्शन है, कौन कौन सा। पहला ऑप्शन है ओपनिंग एन ऑडियो कैसेट शॉप, उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो ऑडियो कैसेट की दुकान खोल ले। ऑडियो कैसेट क्या होते हैं, वो जो रील वाले कैसेट पहले आते थे उनको ऑडियो कैसेट बोलते थे, ठीक है, या तो वो खोल ले, या स्टार्टिंग एन ऑनलाइन ऑनलाइन रिटेल बिजनेस, या वो कोई ऑनलाइन रिटेल बिजनेस का दुकान कर ले, जैसे ग्रोसरी का हो गया ऑनलाइन, किराने की ऑनलाइन दुकान, या कपड़े की ऑनलाइन दुकान। तो इन दो ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। विच ऑफ दीज ऑप्शन वुड यू सजेस्ट, आप कौन सा उसको सजेस्ट करेंगे कि करे वो, आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, कैसेट की दुकान खोल लेनी चाहिए या ऑनलाइन। हाँ, कैसेट का ज़माना नहीं रह गया अब, कोई स्कोप नहीं है, तो हम राम को ये नहीं सजेस्ट करेंगे भाई तुम कैसेट का दुकान खोलो, क्योंकि चलेगी नहीं। ऑनलाइन वाला काम इस समय डिमांड में, तो वो करेगा तो सक्सेस हो जाएगा। तो हमारा हमारा क्या सजेशन रहेगा उसको, ऑनलाइन रिटेल, ठीक है। अब अगली टॉपिक आ गई, कौन सी है ये, हाँ नैतिकता, हाँ वैल्यू और एथिक्स, हाँ छोटा दिख रहा है क्या,
आंसर से पहले ही दिमाग में सेट हो जा रहा है मामला है। तो आंसर नहीं देखो ना। अब ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, वैल्यू और एथिक्स हेल्प अस बिल्ड गुड। हाँ, इसमें से कौन सा सही होगा? गेम, जो वैल्यू और एथिक्स के बारे में मैंने बताया था ना, वैल्यू क्या होती है और एथिक्स क्या होती है, एथिक्स क्या होती है और वैल्यू क्या होती है? मूल्य और नैतिकता। नैतिकता तो वो होती है कि हमें करना चाहिए ये, ठीक है, हमें ये चीज़ बताई गई कि ये जो है हमारे समाज के लिए अच्छा है, ये हमारे परिवार के लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है, जो हमें पढ़ाई गई वो सारी क्या कहलाएंगी? नैतिकता, ठीक है, एथिक्स। और वैल्यू क्या है? जो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है, इसकी मैं वैल्यू करता हूँ, तो वो वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों किस काम में आती हैं, क्या होता है इससे अगर हम ये चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? तो गेम खेलने में अच्छे हो जाएंगे, बिहेवियर हमारा, हाँ, बिहेवियर में बदलाव आएगा अगर हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं और कर रहे हैं तो। स्टडी और रेंट, इनसे कोई दूर दूर से कोई रिश्ता नाता नहीं है इन चीज़ों का, हमारे व्यवहार से ही मतलब है, वैल्यू का भी और एथिक्स का भी। दूसरा है, वैल्यू डिसाइड द ऑफ ए पर्सन, कैरेक्टर, लैपटॉप, होम सिस्टम। तो जो वैल्यू होता है वो आदमी का कैरेक्टर डिफाइन करता है। जैसे एक चोर है, तो हमारे लिए नैतिकता में तो ये बताया गया है कि चोरी करना गलत है, लेकिन अगर वो चोर है तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, चोरी करना गलत है, तो उसका काम कैसे चलेगा? अगर वो चोरी है तो उसका वो कैरेक्टर डिफाइन करेगा, उसकी वैल्यू जो वो मानता है। वो मानता है भैया हम तो चोरी करेंगे, नहीं तो हमारा तो काम नहीं चलने वाला है, तो उसकी वैल्यू क्या है? चोरी करना। तो उसी से उसका कैरेक्टर डिफाइन होगा कि वो चोर है, उसका चरित्र डिफाइन हो गया ना। मैं ईमानदारी बरतूंगा, तब मेरा कैरेक्टर क्या डिफाइन होगा? मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, है ना। तो जो हमारी वैल्यू होती है उन्हीं से हमारा कैरेक्टर डिफाइन हो जाता है। वो एक मेहनती लड़का है, मेहनती हम कैसे बोल पा रहे हैं? हमें पता है कि वो मेहनत करता है, उसके अंदर ये वैल्यू है कि वो मेहनत करेगा, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? वो मेहनती है, इसलिए हम उसके चरित्र में जोड़ रहे हैं कि वो मेहनती है। तो कोई भी वैल्यू हमारे चरित्र को डिफाइन करती है, ठीक है। तीसरा है, इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया फेक न्यूज। गलत समाचार हमें कभी भी सोशल मीडिया पे फैलाना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे मतलब गलत चीज़ें समाज में जाती हैं और वो समाज जो है दुष्प्रचारित होता है। तो ये हमारा एक दायित्व बनता है कि हम गलत चीज़ें जो है कि जो भी आ जाए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कोई भी मैसेज आ गया तुरंत हमें फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर हमें उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो हमें कभी भी उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी फेक न्यूज़ हैं उसे हमें जो है फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, ये गुड है, मतलब ये समाज के लिए अच्छा चीज़ नहीं माना जाता है, ठीक है। अगला है, ए पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड फॉलो द लॉ ऑफ ए कंट्री इज ए। एक आदमी आदमी है जो अपने देश के बनाए गए नियम कानून को फॉलो करता है और रिस्पेक्ट करता है, उनका सम्मान भी करता है और उनको फॉलो भी करता है, उनको मानता भी है, तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेसमैन, बैड एम्प्लाई, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्मॉल किड। तो वो जिम्मेदार नागरिक कहलाएगा ना, देश की बातों को मान रहा है, नियम को मान रहा है और उसको फॉलो कर रहा है और उनकी इज्जत भी कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहलाएगा। अगला है, रीता फाउंड समवंस वैलेट इन द ऑफिस। रीता जो है किसी का जो है पर्स मिल गया उसको ऑफिस में जहाँ काम करती है। सी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर।
उसने उस पर्स को किसको दे दिया, जो ऑफिस का मैनेजर था उसको। दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है, सी इज, वो क्या है, ओपन माइंडेड है, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल है, काइंड है, या नॉट जजमेंटल है। ऑप्शन बी सही है, ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल, है ना, ईमानदार है कि पर्स पाया वो धीरे से अपने जेब में नहीं रख लिया, उसने ईमानदारी दिखाई, और रिस्पॉन्सिबल भी है, जिम्मेदारी भी ली उसने कि उसको ले जा करके किसको दिया, मैनेजर को दिया, कि ये, क्योंकि मैनेजर सबसे कांटेक्ट में होगा तो वो उस आदमी को जिसका होगा उसको दे सकता है। तो वो ऑनेस्ट भी है और रिस्पॉन्सिबल भी है। अगला है आवर कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल, हमारा संविधान। और गाइडिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व का नाम सुना होगा ना। संविधान में एक लाइन आती है नीति निर्देशक तत्व, सुन रखा है कि नहीं, संविधान पढ़ा है थोड़ा बहुत। अच्छा, संविधान क्या है संविधान, संविधान क्या है, नहीं, हाँ ये सब चीजें तो है, लेकिन संविधान है क्या। बिल्कुल, संविधान एक ऐसी किताब है जिसके बेस पे हमारे देश की कानून व्यवस्था चलती है, ठीक है। तो जैसे सब अपना अपना धर्म मानते हैं, कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई मुस्लिम धर्म मानता है, और उनको मानने के लिए एक उनके पास भी किताब है अपनी, है ना, कोई कुरान पढ़ता है, कोई भगवत गीता पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, सबका अपना अपना किताब है उस धर्म को मानने के लिए, ठीक है। लेकिन ये हमारा देश जो है किसी धर्म से नहीं चलता है, ठीक है। वो जो किताब है जो हमारे देश को चलाता है वो संविधान है, ठीक है। अच्छा, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी। हमारे देश में इससे पहले अंग्रेजों का राज था, क्योंकि वो विदेशी थे, हमारे देश पे वो जबरन एक तरीके से राज कर रहे थे, हमारे देश की संपदाओं और खनिज का, हमारी संपत्तियों को वो अपने यहाँ ले जा रहे थे, और यहाँ के लोगों का नुकसान हो रहा था। इसके लिए हमने बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद उनसे आज़ादी पाई। आज़ादी तो पा गई, लेकिन अब हमारा देश है तो हमारे देश को चलाने के लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। उस व्यवस्था को बनाने के लिए संविधान को लागू किया गया। तो अगर आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर के सामाजिक तौर पे, तो सामाजिक तौर पे अगर परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो आपको संविधान उठा लेना चाहिए। अगर आप कहीं फंस रहे हो, आपका काम नहीं समझ में आ रहा है, तो जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको नियम कानून पता चलेगा कि अगर अच्छा मैं इस कंडीशन में फंसा हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ धर्म पढ़ने से काम नहीं चलेगा, धर्म की किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एज ए नागरिक, भारत का नागरिक होने के नाते हमें धर्म की किताबें साइड में रखनी चाहिए, धर्म बाद में पढ़नी चाहिए। धर्म सबकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, मैं हिंदू धर्म मानता हूँ, कोई मुसलमान, कोई बाइबल कुरान, अलग अलग चीज़ें मान रहे हैं सब, उनकी वो पर्सनल चीज़ें हैं। लेकिन जब हम समाज में आते हैं, देश में आते हैं, तो वो चीज़ें हट जाती हैं, और हमारे पास एक ही किताब होती है। वो कौन सी किताब होती है, संविधान की किताब होती है, और उसी पे हमारा देश चल रहा होता है, उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तभी हम एक स्वच्छ माइंडसेट के हो पाएंगे, सही चीज़ें सोच पाएंगे और सही चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बार बार लड़ाई होती रहती देखते हो राजनीति में क्या होता है। कभी कोई कहता है कि हम संविधान हमारा भी उजाड़ा जा रहा है, कोई कहता है नहीं नहीं हम इसकी सेव कर रहे हैं। वो लड़ाई इसी बात की होती है, उन्हें अपना शासन करना होता है, लेकिन वो अपने मन से शासन नहीं कर सकते हैं, उसी संविधान के साथ रहकर ही कर सकते हैं। इसीलिए सभी संविधान को पकड़ करके रखते हैं, नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और उसे हमें मानना चाहिए। इसीलिए हमें किताबों में भी पढ़ाया जा रहा है उसको, यही कारण है कि हमें हर जगह पढ़ाया जाता है संविधान को, ठीक है। तो अब हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। पहला लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड, जो भारत का संविधान है उसे और क्या कहा जाता है। भारतीय एकेडमी, भारतीय संविधान, नॉवेल, न्यूज़पेपर।
भारतीय संविधान बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भारतीय संविधान भी बोला जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया इज ए सवरेजिन कंट्री, दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन। सेवरेजिन का मतलब होता है स्वायत्त शासी। ठीक है, स्वायत्त शासी मतलब खुद से जो अपने शासन चलाता है। एक इंडिया वो कंट्री है, स्वायत्त कंट्री है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, रूल्स और डिसीजन इंडिया खुद ही बना सकता है, दूसरा देश हमारे लिए नहीं बनाएगा। ठीक है, स्वायत्त का मतलब ही होता है अपने लिए, खुद के लिए। तो ये देश, इससे पहले जब अंग्रेजों का गुलाम था तब हम अपने लिए अपना कानून नहीं बना सकते थे। वो सारे कानून अंग्रेज बनाते थे, यानी विदेशी बनाते थे, उन कानूनों को हमें मानना पड़ता था। लेकिन आज़ाद होने के बाद हम एक स्वायत्त देश के रूप में उभरे हुए हैं, और स्वायत्त देश का मतलब ही यही होता है कि हम अपने नियम कानून और डिसीजन खुद से ले सकें। ठीक है, अगला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ द आवर कंट्री, लॉ एंड रूल्स, की टूल्स, लैंग्वेज। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ लॉ एंड रूल्स ऑफ आवर कंट्री। भारतीय संविधान क्या है? एक सेट है। सेट मतलब, सेट का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करके रखा हुआ। जो नियम कानून है हमारे देश की, उनको इकट्ठा करके रखा गया है, एक किताब में है। उस किताब को क्या बोलते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला है, मिस्टर जॉनसन wants to employ an 8-year-old girl for household work। ये मिस्टर जॉनसन जो हैं, बड़े आदमी दिख रहे हैं, मिस्टर जॉनसन हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके घर में जो घर के काम है वो एक 8 साल की लड़की से करवाना चाहते हैं। ये लिखा हुआ है कि मिस्टर जॉनसन वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8-year-old गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क। मिस्टर जॉनसन जो चाहते हैं कि उनके घर का जो काम है, एक एम्प्लाई रख लें जो एक लड़की हो और वो 8 साल की हो। ठीक है, इन इंडिया, भारत में वो ऐसा चाहते हैं। विच फंडामेंटल राइट वुड नॉट अलाउ इट। वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो इस चीज का अधिकार नहीं देती है, इसका उल्लंघन करता है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। पहला राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार की वजह से ऐसा कर सकते हैं। सी सही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब होता है? एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब होता है? तुक्का तो सही है, लेकिन मतलब पता होना चाहिए, है ना? शोषण, है ना? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 18 साल से नीचे वाले व्यक्तियों को नाबालिग माना जाता है, और नाबालिग व्यक्तियों को हम एम्प्लॉय नहीं रख सकते, उनको काम पर नहीं रख सकते। अगर हम रख रहे हैं मतलब उस बच्चे का शोषण कर रहे हैं। इसलिए ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जो है, यही एक नियम है जिसके कारण वो मिस्टर जॉनसन जो है उस बच्ची को अपने यहाँ जॉब पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो कोई भी धर्म अपने से स्वेच्छा से मान सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी धर्म को छोड़ सकता है, वो अपनी खुद की, उसकी अपनी इच्छा है। ठीक है, अगर राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें ये भी संविधान अधिकार देती है कि हम कोई भी सूचना जो है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से ले सकते हैं। ठीक है, ये भी संविधान में वो अधिकार देती है कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से हमें कोई सूचना लेनी है तो हम ले सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी सूचना लेनी है
तो हम ले सकते हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, इसको आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। ठीक है। आगे है विच फंडामेंटल राइट अलाउज अस टू फ्रीली विजिट ए टेम्पल, चर्च, मास्क फॉर प्रेयर। वो कौन सा फंडामेंट मौलिक अधिकार है जो हमें ये अधिकार प्रदान करती है कि हम फ्रीली, मुक्त रूप से मंदिर भी जा सकते हैं, चर्च में भी जा सकते हैं, मस्जिद में भी जा सकते हैं प्रार्थना के लिए, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा ऑप्शन इसमें से सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। चलो, अब हम हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो क्या है, प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। भाई हम इस धरती पे रहते हैं, ठीक है, और धरती पे रहते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो अच्छी बनी रहे, यहाँ की मिट्टी अच्छी बनी रहे, यहाँ का हवा अच्छा बना रहे, यहाँ का पानी अच्छा बना रहे। ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी तो हमारा विनाश तय है, क्योंकि मानव जीवन बिना पानी, बिना हवा, बिना ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों से चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को ऐड किया गया है कि हम अपने वातावरण, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेज एंड केमिकल्स टू द एनवायरनमेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक, खतरनाक, नुकसानदायक धुआं, गैस और केमिकल टू द एनवायरनमेंट, वातावरण में, पर्यावरण में अगर ये सब चीज़ें फैलती हैं, वो भी लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में, तो क्या कहलाएगा ये? एयर पोल्यूशन, विंड या स्टॉर्म? पोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। अगर वातावरण में हम गंदी गैसें छोड़ रहे हैं, इन्वायरमेंट, या फिर हम कोई केमिकल ऐसा रिलीज कर रहे हैं इंडस्ट्री से या किसी तरीके से, और जिससे बड़ी मात्रा में हम कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो पोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। दूसरा है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज इज कॉल्ड, अगर हम लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, किस लिए? खेती करने के लिए और घर बनाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ऑफरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन? इसमें से डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। ठीक है। पेड़ों के कटाव को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलीजिंग केमिकल वेस्ट प्लास्टिक इनटू द वाटर इज कॉल्ड, है ना, अगर पानी में किसी तरीके का अपशिष्ट चीज़ें अगर हम मिला रहे हैं, जैसे कोई केमिकल मिला रहे हैं, कोई वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, या फिर प्लास्टिक मिला रहे हैं, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? वाटर पोल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि वाटर गंदा हो रहा है हमारा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, वाटर पोल्यूशन। अगला है, साइंटिस्ट्स आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ टेम्परेचर काजेज, जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने में। जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो किस कारण बढ़ रहा है, वो जो साइंटिस्ट बार बार चेतावनी दे रहे हैं वो क्या कारण है? साउंड पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, या एयर पोल्यूशन है? कौन सा वाला सही है ऑप्शन इसमें से? हाँ, सॉरी, ऑप्शन मैंने गलत पढ़ दिया। डिफॉरेस्टेशन, लैंडस्लाइडिंग, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं उसको ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही पृथ्वी का जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्याम अवॉइड्स द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो श्याम है वो कोशिश करता है कि प्लास्टिक और जो है केमिकल उर्वरक खाद जो है वो प्रयोग न करे, तो वो क्या कर रहा है? ग्रीन लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, बिजी लाइफ स्टाइल, या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल? वो ग्रीन लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश कर रहा है। ठीक है।
ग्रीन के साथ अगर कोई चीज लगा, किसी के साथ अगर ग्रीन लगा हुआ है तो सीधी सी बात क्या होगी, वो इन्वायरमेंट को सेव कर रहा है, हाँ इन्वायरमेंट को बचाव कर रहा है, तो ये वही काम कर रहा है, प्लास्टिक का यूज नहीं कर रहा है और केमिकल वाले खादों का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो ये केमिकल वाले खाद जो है वो मिट्टी को बेकार कर देते हैं, प्लास्टिक भी मिट्टी को खराब करता है, यानी मिट्टी को बचा रहा है, मिट्टी को बचा रहा है मतलब वो वातावरण को, पर्यावरण को बचा रहा है, और वो पर्यावरण को बचा रहा है तो कौन सी लाइफ स्टाइल जी रहा है, वो ग्रीन लाइफ स्टाइल। ठीक, ठीक है, अब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।